हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपको स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। आज से हम एक नए एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं और हमारा एग्जाम है बिहार गवर्नमेंट का। जो आपका एग्जाम आने वाला है, आपका क्लास फर्स्ट से क्लास फिफ्थ प्राइमरी सेक्शन का, प्लस आपका क्लास सिक्स टू क्लास एट, ये अलग सेक्शन है। तो इन दोनों सेक्शंस की हम यहाँ तैयारी करने वाले हैं। साथ ही साथ आपका DSSB के एग्जाम में भी ये वीडियोज आपके सारे हेल्प करेंगे, क्योंकि हमारा कंटेंट होगा प्रॉपरली NCERT बेस्ड। उसमें कुछ कुछ कंटेंट आपका SCERT बेस्ड होगा। तो आपको इन सारे वीडियो से आपके अपकमिंग जितने भी एग्जाम है जहां पर आपसे NCERT पूछी जाती है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे नए हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करा करिए। कमेंट से ये समझ में आता है कि आप तक चीजें मेरी पहुंच पा रही हैं कि नहीं। साथ ही साथ टेलीग्राम पे सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनकी रिक्वेस्ट थी कि क्लास 9th और क्लास 10th को NCERT को मैं पहले लेकर चलूं। तो आप सबकी रिक्वेस्ट से मैं क्लास 9th को सबसे पहले लेके चल रही हूँ। 6th 7th 8th हम बाद में रिवाइज करेंगे, हम ऑलरेडी सीटेट के टाइम पे रिवाइज कर चुके हैं, तो हम उसमें ज्यादा समय हमें लगेगा नहीं। तो क्लास 9th और 10th पहले कवर कर लेते हैं, उसके बाद 6th 7th 8th में हम आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो आज मैं यहाँ पर लेके आई हूँ आपको क्लास 9th का चैप्टर टिश्यूज, आपका उत्तक चैप्टर से है। और आज हम करने वाले हैं पादप उत्तक, मतलब हम प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मेन चीजें हम जान लेंगे जो इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ NCERT की लाइंस हैं उस हिसाब से हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमको अपनी तैयारी इस ढंग से करनी है कि अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आया तो आपका कहीं भी गलत नहीं होना चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चीजों को समझिएगा। साथ ही साथ कल जब मैं आपको एनिमल टिश्यूज पढ़ाऊंगी, आपको उसके साथ साथ मैं इसमें कुछ क्वेश्चंस भी अटैच कर दूंगी लास्ट में स्लाइड में, एनिमल टिश्यूज पढ़ाने के बाद, जिससे कि आपका ये टिश्यू वाला चैप्टर जब पादप उत्तक और आपका एनिमल जो आपके उत्तक है, इनका जब चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसके साथ साथ आपको जब क्वेश्चंस आप देख लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये लेक्चर्स को देखना मत भूलिएगा। आपका आज का लेक्चर नंबर 1 है। मैं सारे वीडियोस में लेक्चर के नंबर भी आपको डाल दूंगी, जिससे कि आपको खोजने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, चीजें आप तक आसानी तक पहुंच जाएंगी। और टेलीग्राम चैनल से आप जरूर जुड़ जाइएगा, वहां पर भी एक दूसरे की सब हेल्प करते हैं, आप उस चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए आइए देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पादप उत्तक की। तो ये NCERT 9th का चैप्टर, 9th क्लास की बुक का चैप्टर है आपका ये। तो इसमें सबसे पहले 2 तरह के होते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि उत्तक क्या होते हैं, मतलब टिश्यूज क्या होते हैं। तो आपको पता है कि आपका जो शरीर है, या कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि जीवित है, कोई भी ऐसा जीव जो कि जीवित है, वो किससे बना है? वो सेल से बना है। या तो वो सेल आपकी यूनिसेलुलर होगी, एक कोशिका होगी, या बहु कोशिकाएं होंगी। ठीक है, मतलब मल्टी सेलुलर होगा या यूनिसेलुलर होगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि जो सेल्स हैं ये है क्या। तो सेल्स आपकी एक बॉडी की बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, जिससे कि आपका शरीर बना होता है, और एक तरह से वो एक बिल्डिंग ब्लॉक्स है। जैसे कि आपका घर किस तरह से बना है, आपकी दीवार से बना है, आपकी ईंट है उसमें, अब ईंट से क्या बनी? दीवार, और दीवार से बन गया आपका घर। तो उसी तरीके से आपका शरीर, या किसी जानवर का शरीर, या किसी पादप का शरीर, ये किस तरीके से बनता है? ये भी आपके कुछ कोशिकाओं से बनता है। तो मतलब अगर कोई भी शरीर की बात हो रही है तो वो किससे बना है? वो क्या एक कोशिका से बनेगा? हाँ, एक कोशिका से भी बनता है, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। तो ये क्या हो गए? यूनिसेल्युलर हो गए। पर जिन मल्टीसेल्युलर की मैं बात कर रही हूँ, उन मल्टीसेल्युलर्स में क्या हो जाएगा? क्या एक कोशिका से बनेगा या 2 कोशिका से बनेगा? तो इसका मतलब बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर क्या बन रहा है? एक शरीर का उत्पाद हो रहा है। इसी तरह से आपका जब घर बनता है तो क्या एक ईंट से बनता है? तो नहीं, आपकी बहुत सारी ईंट वहां पे उपयोग में आती हैं, तब जाकर पूरा का पूरा घर बनता है। इसी तरीके से जब बहुत सारी सेल्स मिल जाती हैं, तो बहुत सारी सेल्स मिल जाने के बाद वो क्या बना लेती हैं? मतलब बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर आपकी क्या बना लेती हैं? आपकी उत्तक बना लेती हैं। और जब उत्तक मिलके क्या बनाएंगे? एक ऑर्गन बनाएंगे, और उस ऑर्गन से आपका एक ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। ये बात आपने बहुत बचपन से पढ़ते आए होंगे कि सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, और ऑर्गन से बन गया आपका ऑर्गन सिस्टम, जो कि आप पूरा पूरा सिस्टम देखते हैं। जैसे कि आपका पाचन तंत्र होगा, आपका श्वसन का तंत्र होगा, ऐसे आपका सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। तो इस तरह से सारे सिस्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। वो कैसे बने? सेल से, और सेल से मिलके क्या बना? आपका उत्तक बना, और उत्तक से ऑर्गन बन गया, एक पूरा संरचना बन गई एक अंग की, और उससे क्या हो गया? पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बन गया। ठीक है, चलिए ये तो सिंपल बेसिक बात हो गई। अब हम आज पढ़ने वाले हैं पादप उत्तक की। तो हम बात कर लेते हैं कि जो प्लांट्स के हमारे टिश्यूज हैं वो कितने तरीके के होते हैं। तो मतलब प्लांट्स के टिश्यूज कहाँ यूज होंगे, प्लांट्स में टिश्यूज कहाँ देखे जाएंगे?
पौधों के अंदर। तो ये पौधों के अंदर आपके दो तरीके के टिश्यूज पाए जाते हैं, मतलब दो तरह के उत्तक पाए जाते हैं, एक तो मेरिस्टेमेटिक और दूसरे परमानेंट। विभज्योतक और स्थायी। तो स्थायी मतलब क्या हो जाएगा, ये परमानेंट टिश्यूज हो जाएंगे, मतलब ये आपके स्थायी उत्तक हो जाएंगे, और ये विभज्योतक हो जाएंगे, मतलब ये आपके मेरिस्टेमेटिक है। अब हम समझ लेते हैं मेरिस्टेमेटिक और साथ ही साथ आपके परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, सबसे पहली बात है कि ये ऐसे टिश्यूज होते हैं जो कि ग्रो करते रहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि प्लांट की जो हाइट है, एक पादप की जो ऊंचाई है, जो लंबाई है, वो धीरे 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 बढ़ रही है। ठीक है, तो बढ़ रहे हैं, इसका मतलब उसमें कौन सा उत्तक पाया जाएगा, उसमें आपका विभज्योतक उत्तक मिलेगा उसमें। ठीक है, मतलब ये कौन सा उत्तक हो गया आपका, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उसके अंदर प्रेजेंट। फर्दर तीन तरीके में, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम और इंटरकैरी मेरिस्टम। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, मतलब विभज्योतक उत्तक जो है, ये आपका कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो ये सबसे पहली बात है कि एक विशिष्ट जगह पे, एक स्पेसिफिक साइट पे पाया जाता है, जैसे कि आपकी प्लांट की ऊपर की स्टेम की एकदम टिप हो गई, एपेक्स हो गया, एकदम टॉप हो गया, शीर्ष हो गया। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि तना, अगर आप एक प्लांट ग्रो करते हैं, एक पौधे को लगाते हैं, तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो पतली सी टहनी, उसकी पतली सी स्टेम जो है, वो धीरे धीरे मोटी होती जाती है, तने के रूप में परिवर्तित होती जाती है। तो उस जगह भी, मतलब एक तना अगर मेरे पास इतना बड़ा है, इतना छोटा सा ऐसा स्टेम है, इतनी मोटाई है इसकी, पर धीरे धीरे देखूंगी कि उसमें जब ग्रोथ हुई तो उसकी मोटाई इतनी चौड़ी हो गई। तो वो किस तरीके से हो गई, क्यों हो गई, क्योंकि उसमें कौन सा टिश्यू पाया जाता है, उसमें आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि जब आपका प्लांट, मैं भी ड्रॉ करके भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, आपका प्लांट में निकली टहनी और टहनी से निकली पत्तियां, तो इस बीच में भी कौन सा टिश्यू होता है आपका, वो एक अलग टिश्यू होता है जो कि आपका प्लांट्स में पत्तियों को ग्रोथ होने में मदद करता है। तो वो भी आपका एक तरह का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही हो जाता है। आइए इसको जल्दी से एक डायग्राम से समझ लेते हैं, जिससे कि जो मैंने आपको बोला वो आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, सबसे पहले इधर देख लेते हैं कि अगर मैं बात कर रही हूं किसकी, टिप की, तो मैंने बात करी क्या, टिप की, तो ये टिप पे कौन सा प्रेजेंट होगा, ये आपका एक तरह का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है। विभज्योतक आपका उत्तक प्रेजेंट है, तो ये कौन सा उत्तक हो जाएगा, ये आपका एपिकल मेरिस्टम, या इसका बोल देंगे शीर्ष एपिकल मेरिस्टम। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हिंदी में, आप, आपके हिंदी के टर्म्स भी लिखे हुए हैं, मैं बोलने की भी पूरी पूरी कोशिश कर रही हूँ। शीर्ष शीर्ष जो आपका मेरिस्टेम है, ये आपका कहाँ प्रेजेंट हो जाएगा, ये आपका एकदम एपेक्स पे हो जाएगा। साथ ही साथ आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ की टिप क्या है, बढ़ रही है, तो ये टिप बढ़ेगी तभी तो इसमें क्या है, लंबाई में ऊपर बढ़ेगा। साथ ही साथ इसमें नीचे रूट्स होंगी, तो इसमें क्या होगा, तो रूट्स में भी तो ये टिश्यूज आपके पाए जाएंगे, जिससे कि रूट्स भी नीचे की तरफ बढ़े, प्लांट्स में इजिली पानी को एब्जॉर्ब कर पाए, मिनरल्स को इजिली ले पाए। तो वो कैसे होंगी, जब आपकी रूट्स, आपकी जड़ें तरह लंबी धीरे धीरे होती जाएंगी, जैसे जैसे प्लांट्स बड़ा होता है उसकी जड़ें भी लंबी होती हैं। तो उसमें भी कौन सा आपका उत्तक पाया जाता है, आपका ये एपिकल मेरिस्टेम, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इसमें भी पाया जाता है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि जो एपिकल मेरिस्टेम है, ये आपका पहला तो आपका ऊपर टिप पे पाया जाएगा, और नीचे आपका रूट्स की टिप में पाया जाएगा, जिससे कि ऊपर भी बढ़ रहा है और नीचे भी बढ़ रहा है। अब बात कर लेते हैं लेटरल मेरिस्टेम, मतलब केम्बियम की बात कर लेते हैं। तो ये आपका कहाँ होगा, तो जैसे कि आपने ये साइट्स देख रहे हैं, अब धीरे धीरे ये साइट्स में क्या होगा, इधर आपका ये वाला लेटरल मेरिस्टम पाया जाएगा। तो ये आपका लेटरल मेरिस्टम है, इससे क्या होगा, तने की चौड़ाई बढ़ेगी। जैसे कि पहले मान लीजिए, पहले इसकी चौड़ाई इतनी थी, पर जब ये मेरिस्टम आया, लेटरल मेरिस्टम आया, इसकी वजह से क्या हो गया, ग्रोथ हुई और आपकी चौड़ाई भी बढ़ गई, तने की चौड़ाई भी बढ़ गई। तो इतनी तने की जो चौड़ाई बढ़ी, वो किसके कारण बढ़ी, आपके लेटरल मेरिस्टम के कारण बढ़ी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपका इंटरकैलरी मेरिस्टम, अंतरिष्ठ मेरिस्टम। इसमें क्या हो जाएगा, तो ये आपका मेरिस्टम पाया जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, ये आपका मेरिस्टम इधर साइड को पाया जाएगा, मतलब जहां पे आपके स्टेम, जहां पे तने और पत्ती के बीच की जो नोड होता है, जो एक जगह होती है उसको नोड बोलते हैं, ये इस एरिया को नोड बोलेंगे। तो इस एरिया में पाया जाएगा, जिससे कि पत्ती और तने के बीच की ऐसे लंबाई बढ़ पाए, पत्ती की भी लंबाई बढ़ पाए। तो ये क्या हो गया, ये आपका अंतरिष्ठ
मेरिस्टम हो गया। ठीक है, तो ये आई होप आपको ये तीनों मेरिस्टम्स क्लियर हुए होंगे। अब बात कर लेते हैं स्थायी टिश्यू की, मतलब स्थायी परमानेंट। तो परमानेंट टिश्यू कैसे हो जाएंगे? जब आपके विभ्योतक जो आपके उत्तक हैं ये अपना स्टॉप हो जाते हैं डिवाइड करना, मतलब कुछ ऐसा समय आता है जब ये अपना डिवीजन बंद कर देते हैं, बस अब इसके आगे इन्हें डिवाइड नहीं होना है, तब ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? आपके स्थायी उत्तक में। तो ये जो स्थायी उत्तक होते हैं ये अब फर्दर डिवाइड नहीं हो रहे हैं, मतलब ये स्टेबल हो गए हैं। तो ये कैसे आ गए? इसलिए इनका नाम दे दिया गया परमानेंट टिश्यूज। अब ये परमानेंट टिश्यूज है, इनका जब विभाजन बंद हो जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं परमानेंट टिश्यूज में। किसका विभाजन बंद हुआ? आपका विभ्योतक उत्तक का जब विभाजन बंद हो गया तो ये बन गए आपके स्थायी उत्तक। इतना बात आपको समझ में आई होगी। अब ये परमानेंट जो होते हैं स्थायी उत्तक होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक। सरल मतलब सिंपल आपका परमानेंट टिश्यू, और एक आपका होता है जटिल कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, तो सिंपल में क्या हो जाएंगे? इसके कुछ कुछ इधर लिखे हुए हैं। सिंपल के सिंपल परमानेंट टिश्यू मतलब सरल उत्तक के। सरल उत्तक इसलिए बोला गया क्योंकि इसमें जो उत्तक पाए जाते हैं ये एक ही प्रकार के पाए जाते हैं। जटिल में क्या हो जाएगा? इसमें उत्तक आपके एक से अधिक प्रकार के पाए जाएंगे, मतलब अगर शेप या साइज या उसके आकार देखा जाएगा तो जो सिंपल वाला होगा उसमें एक तरीके का होगा, ठीक है, पर जो जटिल वाला होगा उसमें अलग अलग तरीके के आपके सेल्स कोशिकाओं से वो मिलकर बना होगा। ये बात आपको समझ में आ गई कि मैंने क्या बोला? ये जो आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू है, सरल उत्तक है, इसमें जो कोशिकाएं होंगी वो एक प्रकार की होंगी। ठीक है, वो एक प्रकार की कोशिकाएं मिलकर आपका वो उत्तक बना रहा है तो आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू बना। और अगर आपकी कोशिकाएं अलग प्रकार की हैं, उन कोशिकाओं से मिलकर वो बन रहा है उत्तक, तो वो आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं कि इसके प्रकार। तो इसके 3 प्रकार होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा की हिंदी मृदुत्तक, स्थूल कोण उत्तक और दृढ़ोत्तक। आपका दृढ़ उत्तक से ही नाम क्लियर है कि दृढ़ है, तो मतलब ऐसा उत्तक होगा जो एकदम दृढ़ है। अब दृढ़ कैसे होगा कोई भी उत्तक? मतलब अब वो कोई भी आपने जैसे हार्ड शेल देखा होगा, एक कठोर परत देखी होगी। किस पे देखा होगा कठोर परत? जैसे बादाम हो गया, अखरोट हो गया, आपका नारियल के ऊपर की खोपड़ी हो गई। तो ये क्या हो गई? ये सब कैसे उत्तक हो गए? आपके दृढ़ उत्तक। दृढ़ उत्तक में क्या हो गए? ऐसे उत्तक जो पादप को कठोर और दृढ़ बनाते हैं, मतलब आपके पौधों को क्या बनाएंगे? कठोर बनाएंगे। फल को क्या बनाएंगे? कठोर बनाएंगे। और क्या बनाएंगे? आपको दृढ़ बनाएंगे, मतलब ये क्या बना देंगे? हार्ड और स्टिफ बना देंगे। जैसे आपने देखा होगा, मैंने आपको भी एग्जाम्पल बताया, नारियल की खपड़ी हो गई, फिर साथ साथ बादाम हो गया। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो उत्तक है ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो जितनी भी चीजें हार्ड आपको दिख रही हैं, जैसे कि स्टेम, तना हार्ड हो गया, फिर जो पत्ती की शिराएं होती हैं, इनको भी समझिएगा इस चीजों को, क्योंकि एग्जाम में यही सब चीजें पूछी जाती हैं। तो जैसे आपका तना हो गया, फिर आपकी पत्तियों की में इसमें क्या होती है? ये शिराएं होती हैं, वेन्स होती हैं। तो ये किसकी बनी होती है? ये भी आपकी दृढ़ोत्तक उत्तक की बनी होती है। साथ ही साथ इसकी जो कोशिका होती है, ये कोशिका किस तरह की होती है? आपसे एग्जाम में ऐसा डीप नहीं पूछते हैं, पर फिर भी आप जान लीजिए कि इसकी जो कोशिका होती है ये पतली लंबी होती है। वॉल्स इसकी जो बनी होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट आपका इसमें पार्ट हो जाता है कि जो इसकी दीवार है किसकी? आपकी इन उत्तकों की, मतलब दृढ़ उत्तक की जो दीवार है ये आपकी वॉल्स जो होती है लेग्निन की बनी होती है। ये एग्जाम में पूछते हैं कि स्क्लेरेन्काइमा जो है आपका स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू, इसकी दीवार किसकी बनी होती है? तो लेग्निन की ये दीवार बनी होती है। इस बात को आप याद रखेंगे। और इसमें इंटरनल स्पेसेस नहीं होते, मतलब कि जो सेल्स हैं वो एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड होती हैं, इसी कारण से ये इतने कठोर होते हैं। मतलब इन सेल्स के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है। जैसे कि अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूं तो ये सेल्स क्या होंगे? ऐसे स्पेस नहीं होगा इसमें, ऐसे बिल्कुल इससे ठसे ठसे पैक्ड प्रेजेंट होंगे, बिल्कुल भी स्पेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए क्या होते हैं? ये इतने कठोर और ठोस होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि बीज की कवरिंग,
जो आपने सीड्स देखी हैं, सीड्स भी कवर्ड होती हैं किससे, एक हार्ड शेल से कवर्ड होती हैं, तो वो क्या हो जाएगा, सीड की कवरिंग। सीड आपने कोई भी आप बीज देखिए, बीज कैसा होता है, कठोर होता है, ठोस होता है थोड़ा। तो वो क्यों होता है, क्योंकि उसमें आपका दृढ़ उत्तक पाया जाता है। तो ये सब पॉइंट्स आप याद रखेंगे इसके। अब बात कर लेते हैं कोलेनकाइमा के। ये जो कोलेनकाइमा स्थूल कोण उत्तक होते हैं, आपने देखा होगा कि जैसे कि ये कुछ आपने ऐसी पत्तियां देखी होंगी, कुछ पत्तियां क्या, सारी पत्तियां या सारी टहनियां जो लचीली होती है। तो कोलेनकाइमा टिश्यूज जो होते हैं आपके, ये किसी भी पत्ती या किसी भी टहनी को या किसी भी पेड़ पौधे की किसी फूल के हिस्से को, तो जहां भी आपको लचीलापन दिखे, ठीक है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि कोई भी पादप लचीला कैसे है, वो उसमें कौन सा उत्तक पाया जाता है जो उसे लचीला बनाता है। तो आप याद रखेंगे कि कोई भी पादप अगर लचीला है तो वो क्यों बन रहा लचीला है, क्योंकि उसमें कोलेनकाइमा उत्तक पाया जाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्थूल कोण उत्तक। तो अगर किसी भी आपके पादप में स्थूल कोण उत्तक पाया जाएगा तो वो आपका पादप क्या हो जाएगा, उस पादप के जो अंग हो जाएंगे वो लचीले हो जाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि पी के पौधे में ऐसे ऐसे ऐसा ऐसा वो छल्ले से बने होते हैं, टेंड्रिल्स, क्लाइंबर्स देखे होंगे आपने, पर्वतारोही। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब किसके बने होते हैं, कोलेनकाइमा या स्थूल कोण उत्तक के बने होते हैं। ये फ्लेक्सिबल होते हैं, लचीले होते हैं, इनको बेंड करना आसान होता है। इसलिए आप जब उस टहनी को ऐसा मोड़ते हैं, जो हरी हरी टहनी होती है वो नहीं टूटती है, पर जो हार्ड टहनी होती है, हार्ड जो सूख जाती है, जो मृत है टहनी, वो क्या हो जाती है, वो इसके कारण से मृत हो जाती है और इसी वजह से वो क्या हो जाती है, एकदम कठोर हो जाती है। सब पॉइंट्स को बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी जो कोशिका होती है वो लंबी होती है, इतना पूछते नहीं है वैसे, जान दीजिए। बस इतना याद रखिए, ये आपकी जीवित कोशिका होती है, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये आपकी कोशिका कैसी होती है, इसमें कोशिका मृत होती है, मतलब स्क्लेरेंकाइमा की जो टिश्यूज होते हैं वो क्या होते हैं, मृत होते हैं, इसीलिए वो कवरिंग क्या है, हार्ड हो जाती है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। और ये क्या हो जाती है, जीवित कोशिका होती है किसकी, आपकी कोलेनकाइमा की। अब बात कर लेते हैं आपकी पेरेन्काइमा। तो जो पेरेन्काइमा होती है, सबसे बड़ी बात कि ये आपकी मृत उत्तक, इसको हिंदी में बोलेंगे, ये आपकी जीवित कोशिका है वापस। फिर इसमें अंतरोकोशी आपकी मतलब इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, मतलब बात वही है कि सेल्स के बीच में कुछ कुछ स्पेस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है इसमें कि ये जो पेरेन्काइमा होता है, ये क्या इसका काम है, ये स्टोर करता है फूड को, ये फूड का स्टोरेज है। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, ये फूड को, खाने को, खाद्य पदार्थ को संचित कर कर रखता है कौन, पेरेन्काइमा। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपका। और ये आपका एक तरह से जीवित कोशिका का समूह है एक। अब बात कर लेते हैं, अगर ये पेरेन्काइमा, अगर पेरेन्काइमेटस सेल्स ये जितने भी हैं, अगर इनके सेल्स के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, कौन से, आपके पेरेन्काइमा सेल्स के अंदर अगर क्लोरोफिल पाया जाता है, तो ये करते हैं क्या, ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं की प्रक्रिया करते हैं। पर अगर पेरेन्काइमेटिक सेल्स के अंदर अगर आपके ये पेरेन्काइमा मतलब मृदोत्तक आपकी कोशिकाओं के अंदर अगर आपका दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है, अगर इनमें आपकी बहुत बड़ी बड़ी कैविटीज मतलब लार्ज स्पेसेस मिल रहे हैं हवा के, तो अगर ऐसा प्रेजेंट है तो वो आपके सारे उत्तक क्या काम करेंगे, तब वो आपके जो पत्तियां हैं या जो पादप है उनको क्या करेंगे, उनको तैराने का काम करेंगे। और ऐसे उत्तक आपके कहाँ पाए जाएंगे, आपके पॉन्ड में, लेक में पाए जाएंगे। जो आपने देखा है लोटस का प्लांट कैसे तैर रहा है, वो क्यों तैर रहा है, क्योंकि उसमें आपके एरेन्काइमा टिश्यूज पाए जा रहे हैं, एरेन्काइमा आपके उत्तक पाए जा रहे हैं। और ये एरेन्काइमा किसकी वजह से है, पेरेन्काइमा टिश्यूज की वजह से है, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा पर एक दो बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी क्लास 9 है, थोड़ा तो लेवल अप रहेगा ही, ठीक है। तो बात कर लेते हैं एरेन्काइमा। तो एरेन्काइमा में मैंने क्या बताया कि इसमें वायु गुहा बहुत ज्यादा होगी, वायु गुहा ज्यादा होने के कारण ये पत्तियां क्या होंगी, तैर पाएंगी, इजिली फ्लोट कर पाएंगी। और मैंने क्या बताया कि ऐसे पेरेन्काइमेटिक टिश्यूज जो कि जिनके क्या है, जिनके अंदर ज्यादा आपकी हवा की
वायु गुहा है, और वायु गुहा होने के कारण ये क्या है, तैर पाते हैं। तो ऐसे टिश्यूज को क्या बोलेंगे हम, एरेनकाइमा आपके उत्तक बोलेंगे। इसको ऐसे ही इंग्लिश में ही, हिंदी में भी ऐसे ही एरेनकाइमा उत्तक ही लिखा जाता है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं। आपका ये सब हो गया, ये हो गया, मेरे ख्याल से कोई इसमें पॉइंट आपका नहीं छूट रहा है, तो मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ फटाक से। इसके बाद हमारे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज बच जाएंगे, वो जाइलम और फ्लोएम हमको पढ़ना है। चैप्टर हमारा प्लांट वाला खत्म हो जाएगा पोर्शन। चलिए देख लेते हैं पादप। मैंने क्या बताया, प्लांट के जो टिश्यूज होते हैं, मतलब पादप उत्तक होते हैं, दो तरीके के होते हैं, आपके मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट, विभज्योतक और स्थायी उत्तक। ठीक है, तो विभज्योतक में क्या हो जाएंगे, ये एक विशिष्ट जगह पे पाए जाते हैं, जैसे कि आपका हो गया टिप। टिप हो गया किसका, आपका स्टेम का टिप हो गया। ठीक है, लीफ के टिप हो गया, पत्ती का टिप हो गया, जहां भी ऊपर एपेक्स की बात हो रही है, शीर्ष की बात हो रही है, तो ये कहाँ पाए जा रहे हैं, आपके ऐसी जगहों पे पाए जा रहे हैं। साथ ही साथ रूट की टिप, रूट मतलब जड़ की टिप, तो ये हो गया, मतलब एक विशेष जगह पे पाए गए। दूसरा बात आती है आपकी कैम्बियम मेरिस्टेम। कैम्बियम मेरिस्टेम मतलब कि आपका तने की चौड़ाई बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तने की चौड़ाई बढ़ाने के कारण क्या है, वो एक स्पेसिफिक जगह पर है जो कि तने की चौड़ाई को बढ़ा रहा है। तो ये क्या हो गया, ये आपका कैम्बियम वाले में हो गया। फिर अंतरिक्ष में क्या हो जाएगा कि आपके लीव्स में और स्टेम के बीच में जो जोड़ है उसको भी तो बढ़ा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि जब ऊपर तना बढ़ता जाएगा तो लीफ का जो जोड़ है वो वहीं का वहीं रहेगा, वो वहीं नहीं रहेगा, वो भी क्या है, ऊपर बढ़ता जाएगा। तो वो किसकी वजह से हो रहा है, वो आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम या अंतरिक्ष आपके विभज्योतक की वजह से हो रहा है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। फिर बात कर लेते हैं स्थायी परमानेंट की। तो परमानेंट होते हैं जब आपके मेरिस्मेटिक टिश्यूज डिवाइड करना बंद कर देते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं परमानेंट टिश्यूज में। अब परमानेंट टिश्यूज आपके क्या हो जाएंगे, अब वो फर्दर डिवाइड नहीं हो पाते हैं। अब ये क्या होंगे, दो प्रकार के होंगे, सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक। तो सरल स्थायी उत्तक अभी तक हमने पढ़ा है, जो कि तीन प्रकार के होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा मतलब मृत उत्तक, मृद उत्तक, और फिर कोलेनकाइमा मतलब स्थूल कोण उत्तक, और स्क्लेरेन्काइमा मतलब दृढ़ उत्तक। दृढ़ उत्तक है मतलब कि ये दृढ़ है। अब ये इनके सेल्स कैसे होंगे, इनके सेल्स डेड सेल्स होंगे, इसीलिए कठोर पार्ट को ये बनाते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की लेग्निन के बनी होती है इनकी दीवारें, और जितना भी हार्ड पार्ट आप देख सकते हैं, नारियल हो गया, बादाम हो गया, या कोई भी स्टेम हो गई जो कि एकदम हार्ड है, वो इनकी सबकी बनी होती है। अब बात कर लेते हैं कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा ये फ्लेक्सिबल होते हैं और ये जीवित कोशिकाएं होती हैं। अब बात कर लेते हैं पेरेन्काइमा की। पेरेन्काइमा का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है कि ये आपका काम करते हैं खाने को, खाद्य को संचित करने का। जल्दी जल्दी रिवाइज करते रहेंगे जिससे चीजें हमें याद होती चले। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं जीवित होती हैं कोशिकाएं। फिर ऐसे पेरेन्काइमेटिक सेल्स जो क्या हो, जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो वो क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करेंगे। और ऐसे पेरेन्काइमेटिक सेल्स जिसके अंदर जो आपकी वायु गुहा है वो बहुत ज्यादा है, तो ऐसे सेल्स क्या कर लेंगे, ऐसे टिश्यूज क्या करेंगे, ऐसे टिश्यूज आपके लीफ को, पत्तियों को या पौधों को आपको तैराएंगे पानी के ऊपर, मतलब कि हेल्प करेंगे किसमें, तैरने में, फ्लोट करने में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स हमारे परमानेंट टिश्यूज को, मतलब जटिल स्थायी उत्तक। तो ये आपके दो तरीके के पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। सबको पता है कि जाइलम का क्या काम होता है, पानी और खनिज को जड़ से प्लांट में ऊपर की तरफ लेकर आना। ठीक है, तो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है इससे, कि सबसे पहली बात है कि जाइलम का क्या रोल होता है, आपसे ये पूछते हैं, तो इसको आप क्या बताएंगे कि जाइलम का क्या रोल होता है। ये पानी प्लस आपका खनिज, जो कि आपका सॉइल के मृदा के अंदर है, तो पानी और खनिज को आपका जड़ से लेकर पौधे तक पहुंचाता है। कौन, आपका जाइलम उत्तक। ठीक है, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट आपसे हर एग्जाम से पूछा जाता है कि इसका प्रोसेस कैसा है, वन वे की टू वे। तो जाइलम होता है, इसका आपका वन वे प्रोसेस है, इस बात को भी आप याद रखेंगे, मतलब ये यूनिडायरेक्शनल है, एक ही दिशा में ये फ्लो करता है। जैसे कि अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, तो ये एक मेरे पास एक क्या है, एक वेसल है, कंडक्टिंग वेसल है, जिसको संचालित कर रहा है क्या, इसमें संचालित हो रहा है आपका पानी, संचालित हो रहा है। ठीक है, तो पानी आपका नीचे से जाएगा ऊपर की तरफ। तो नीचे से, नीचे मतलब क्या है, आपकी मृदा है, सॉइल है, मिट्टी है,
वहां से पानी और खनिज नीचे से जड़ों के माध्यम से ऊपर की तरफ गया। अब ऊपर की तरफ गया तो हर एक पार्ट तक पानी पहुंचेगा, चाहे वो पत्ती हो, चाहे वो फ्लावर हो, चाहे कोई फ्रूट हो, कुछ भी होगा, हर तरफ ये पानी, ये आपका पानी और खनिज पहुंचेगा। पर आपका ये पानी लौट कर नीचे जड़ की तरफ नहीं आता है, ये ऊपर ही जाता है। और ट्रांसपिरेशन के जरिए अगर एक्सेस वाटर होता है, ज्यादा पानी होता है, तो ट्रांसपिरेशन प्रक्रिया के थ्रू ये पानी उड़ जाता है। कहां से? रंध्र के द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा। ये सब आपने पढ़ा है, ठीक है, छोटी क्लासेस में। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से ये पानी ऊपर की तरफ गया। अब ये पानी की जो दिशा आप देख रहे हैं, जो एरो देख रहे हैं, ये इसका अपवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ है। ये ऊपर से नीचे की तरफ नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। कौन सा? जाइलम। अब बात कर लेते हैं कि जाइलम में कुछ तरह के आपको वेसल्स, कुछ आपको तरह तरह के सेल्स आपको देखने को मिलते हैं जाइलम टिश्यूज में। तो जाइलम जो आपके टिश्यूज है, ये क्या क्या चीजें इसमें, मतलब अपने तरह क्या क्या चीजों से मिलकर बना है जाइलम? तो सबसे पहले है ट्रैकीड, फिर वेसल, फिर जाइलम पेरेन्काइमा, फिर जाइलम फाइबर्स। अब हमने पिछले अभी स्लाइड में जब मैंने पहले आपको बताया था, क्या मैंने आपको बताया था कि जो पेरेन्काइमा है उसका काम क्या है? खाने को स्टोर करना, ठीक है, खाने को स्टोर करना। तो जाइलम पेरेन्काइमा है, इसका भी काम हो जाएगा कि ये खाद्य को स्टोर करके रखता है। सिर्फ इसका इतना काम है कि खाद्य को स्टोर करके रखना, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि जाइलम का काम तो पानी से रिलेटेड था, पर ये खाद्य को कैसे स्टोर करके रख रहा है। पर इसका जाइलम पेरेन्काइमा है, इसलिए इसका फंक्शन हो जाता है, इसका कार्य हो जाता है कि ये खाद्य को एक तरह से अपने पास संचित कर रखेगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं ट्रैकीड्स और वेसल्स की, मतलब ट्रैकीड और पोथ की। तो ये क्या है? एक तरह से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे मैंने ये बताया, ये आपका एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर है। और ये क्या करेंगे? ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर है तो पानी को ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो आपके एग्जाम में अगर स्पेसिफिकली पूछा जाएगा कि जाइलम के टिश्यूज में से कौन सा पार्ट आपका प्लांट्स में पानी और खनिज को ट्रांसपोर्ट करता है, इधर से उधर लेकर जाता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ट्रैकीड्स और वेसल्स। सिर्फ वेसल पे टिक मत लगाइएगा, ट्रैकीड्स और वेसल्स दोनों मिलकर काम करते हैं। बात कर लेते हैं जाइलम फाइबर्स की। तो जाइलम फाइबर्स क्या करते हैं? जाइलम रेशे, ये क्या करेंगे? ये एक तरह से हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, जो भी सारे सेल्स काम कर रहे हैं उनका क्या करेंगे? एक तरह से उनका सहयोग करेंगे। तो इनको बोल देते हैं सहयोगी सेल्स, सहयोगी उत्तक, या इनको बोल देंगे ये जाइलम फाइबर्स हैं, ये सपोर्टिव इन फंक्शंस कहलाए जाते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स इसके थे, आपको क्लियर हुए होंगे। साथ ही साथ देख लेते हैं कि जाइलम आपके कंडक्टिंग टिश्यूज है, मतलब कंडक्ट कर रहे हैं क्या? वाटर को कंडक्ट कर रहे हैं, रूट से अपर साइड प्लांट्स तक लेकर जा रहे हैं। और ये कंस्टिट्यूट वैस्कुलर बंडल, मतलब ये संवाहिनी बंडल को का निर्माण करते हैं। तो आपको ये भी समझ में आ गया हो किस तरह से वैस्कुलर बंडल का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें पानी का ऊपर से अच्छे से ऊपर तक पानी जड़ के माध्यम से आ रहा है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं आपका फ्लोएम। जो फ्लोएम होता है, ये खाने को लेकर जाता है। कहाँ खाना बनता है? पत्ती में बनता है। पत्ती में किस प्रक्रिया के थ्रू खाना बनता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के थ्रू खाना बनता है। अब खाना पत्ती में बना तो किस फॉर्म में स्टोर होता है? तो इस बात को भी आप याद रखेंगे कि जो खाना बनता है वो स्टोर होता है आपका स्टार्च, मंड के फॉर्म में स्टोर होता है। किसमें? पत्तियों में। और कहाँ चला जाता है? बाकी जगह पर चला जाता है। तो खाना मंड के फॉर्म में या स्टार्च के फॉर्म में बनता है खाना, और ये खाना जगह जगह जाता है पूरे प्लांट्स में। अब बात कर लेते हैं वापस से एक क्वेश्चन की, जो एग्जाम में पूछते हैं कि फ्लोएम की दिशा क्या होती है? तो फ्लोएम की दिशा हो जाएगी आपकी, आप ये देखिए यहाँ पे, ये आपका एक ट्यूब है। अब इसमें फ्लोएम की दिशा इधर भी होगी और इधर भी होगी। इसका मतलब ये आपका क्या हो जाता है? ये बाई डायरेक्शनल मूवमेंट के अंदर आता है। मतलब खाना ऐसा नहीं है कि खाना बना तो सिर्फ ऊपरी भाग में ही खाना पहुंचेगा पादप के। जो खाद्य बना, जो खाना बना, वो खाना आपका जड़ में भी जाएगा, तो वो खाना आपका एकदम टिप ऑफ द प्लांट पे भी जाएगा। तो इसका मतलब कि जो खाना बनता है वो हर जगह जाता है, वो पत्ती में भी जाता है। और मतलब क्या हुआ कि हर तरफ जा रहा है, तो इसके लिए इसको बोलते हैं बाई डायरेक्शनल है इसका मूवमेंट। और आपका जाइलम का यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक ही दिशा में जाता है। ये आपका द्विदिशाई जाता है, मतलब दोनों दिशाओं में जाएगा, ऊपर भी और नीचे भी।
ठीक, अब बात कर लेते हैं, इसमें भी कुछ पार्ट्स हैं जो कि आपको पढ़ने हैं फ्लोएम के, जैसे कि सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम पेरेन्काइमा। जैसे ही वर्ड आपको पेरेन्काइमा दिखा तो पेरेन्काइमा का क्या काम था? संचित करना। क्या संचित करना? जो कि खाद्य पदार्थ बना है। तो ये जो खाद्य पदार्थ बना था वो फूड बना था, और फूड क्या था? स्टार्च। तो ये स्टार्च को क्या करेगा? स्टोर करेगा। और कहाँ स्टोर करेगा? जहां भी उसको स्पेस मिलेगा, स्टेम, लीव्स, कहीं भी वो स्टोर करेगा, और जब उसको जरूरत पड़ेगी तो वो प्लांट्स को दे देगा वापस। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि फ्लोएम फाइबर्स। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे ऐसे स्टार लगा लीजिएगा कि जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं यही सिर्फ डेड सेल्स होते हैं। किसमें? आपके फ्लोएम में। फ्लोएम में डेड सेल्स कौन से होते हैं? आपके फ्लोएम फाइबर्स। और इसीलिए ये डेड होने के कारण ये एक तरह से प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। ये सेल्स को एक तरह से सपोर्ट देते हैं कार्य को करने के लिए, इस बात को ध्यान रखेंगे, और ये डेड होते हैं। फिर बात कर लेते हैं कंपेनियन सेल्स। इससे पहले बात कर लेते हैं सीव ट्यूब्स। तो सीव ट्यूब्स क्या होते हैं? जैसे कि ये है, तो यहाँ पे क्या होगा? ऐसे इस तरह से इसे जाली जाली सी छन्नी आपने देखी होगी, तो इस तरीके के ये दो सेल्स के बीच में आपको इस तरह से जाली देखने को मिलेगी। इसका काम क्या होता है? छलनी नलिकाओं का इसका काम होता है ट्रांसपोर्ट करना। किसको? फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना। खाने को इधर से उधर जो भेज रहा है वो सीव ट्यूब भेज रहा है, और मदद किसकी ले रहा है? कंपेनियन सेल्स की मदद ले रहा है। इस बात को ध्यान रखेंगे। साथ ही कोशिकाओं की मदद ले रहा है कौन? छलनी नलिकाएं, और तब ये खाने को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर रही हैं। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि खाना तो ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम में, खाने का तो हमें पता है, पर अगर स्पेसिफिकली पूछा जाएगा तो सीव ट्यूब्स जो होती हैं, छलनी नलिकाएं जो होती हैं, ये आपकी क्या करती हैं? ट्रांसपोर्ट करती हैं फूड मटेरियल को। और ये मदद किससे मांगती हैं? आपकी कंपेनियन या साथी कोशिकाओं की मदद मांगती हैं, जो कि मदद करती हैं किसकी? सीव ट्यूब्स को खाद्य संचालन को करने में। तो ये सब आपका प्रॉपर आपका चैप्टर, यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट था चैप्टर का, प्लांट्स के उत्तक, पादप के उत्तक, ये खत्म होते हैं। कल हम करेंगे एनिमल्स के टिश्यूज, और साथ ही साथ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो वीडियो को कल भी देखिएगा, आज भी देखिएगा, और रिप्लाई जरूर करिएगा, रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा वीडियो। इस तरीके से करूं कि थोड़ा फास्ट चलूं। अभी मैं स्लो थोड़ा इसलिए चल रही हूँ, समझाते हुए चल रही हूँ, जिससे कि आपका अभी एग्जाम में टाइम है, तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आए और आप एग्जाम में एक भी क्वेश्चन को गलत ना करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक